हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टडी करेंगे जो कि पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हमने इसमें उन प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। यह प्रैक्टिस सेट 11 है और इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट के, और ये इसका आज हम लोग जो है 11th को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है? ऑप्शन ए में है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है। ऑप्शन बी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ऑप्शन सी है एक अमेरिकी व्यापार संगठन है। और ऑप्शन डी है गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। विश्व व्यापार संगठन जो है गैट सदस्यों के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। केवल स्वर्ण कोष को सम्मिलित किया जाता है, केवल डॉलर एवं पाउंड कोष को सम्मिलित किया जाता है, सभी मुद्राओं के कोष को सम्मिलित किया जाता है कि वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दिया जा सके। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सकता है इसमें सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, वे सभी वित्तीय संसाधन जिनका प्रयोग कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए करता है, वे अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इसमें जो है सोना, विदेशी करेंसी, एसडीआर आदि अंतर्राष्ट्रीय तरलता के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। पहला है ऊंची प्रति व्यक्ति आय, बी है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सी है तेजी से बढ़ती कीमतें और डी है तेजी से बढ़ती बेरोजगारी। तो फ्रेंड्स, आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक तेजी से बढ़ती जनसंख्या ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो आर्थिक विकास में बाधक है। तेजी से बढ़ती कीमतें ये भी इन्फ्लेशन की स्थिति जो है ये भी हानिकारक होती है, तो इससे भी आर्थिक विकास प्रभावित होगा। और तेजी से बढ़ती बेरोजगारी ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें राइट आंसर है ऊंची प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजेंस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताओं और विशेषताओं का वर्णन किया है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। रोजेंस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताओं और विशेषताओं का वर्णन किया है। ऑप्शन ए में है उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं, ऑप्शन बी है मांग की अविभाज्यता, ऑप्शन सी है बचतों की पूर्ति की अविभाज्यता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि रोजेंस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अवस्थाओं और विशेषताओं का वर्णन किया है। उसमें उत्पाद फलन की अवस्था ये भी सही है, मांग की अवस्था ये भी सही है और बचतों की पूर्ति की अवस्था ये सही है, अर्थात तो इसमें तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का ऑप्शन ए है कारण है, ऑप्शन बी है परिणाम है, ऑप्शन सी है कारण एवं परिणाम दोनों हैं और ऑप्शन डी है कारण है परिणाम नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, पूंजी की कमी अल्पविकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का ये कारण
और परिणाम दोनों है। ये कारण और परिणाम दोनों है। देखिए, पूंजी की कमी का मूल कारण है अल्प बचत की समस्या अथवा आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ाने वाले उत्पादक साधनों में अल्प निवेश की समस्या है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम होती है, इसलिए कठिनाई से निर्वाह करने वाले लोग अधिक बचत नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप निवेश में कमी आती है। तो पूंजी की कमी अल्पविकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का कारण और परिणाम दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। 2 अवस्थाओं में बांटा है, 3 अवस्थाओं में बांटा है, 4 अवस्थाओं में बांटा है कि 5 अवस्थाओं में बांटा है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा है। तो आइए देखते हैं वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। कि यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। डब्ल्यू रोस्टो ने अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा है। पहला है पारंपरिक समाज, दूसरा है आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा है परिपक्वता की अवस्था और 5वां है उच्च जन उपभोग की अवस्था या उच्च उपभोग की अवस्था। फ्रेंड्स, ये जो है प्रोफेसर रोस्टो की ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि कभी कभी प्रश्न इससे भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई है? फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई थी? ऑप्शन ए है सन 1942 से, ऑप्शन बी है सन 1948 से, ऑप्शन सी है सन 1956 से और ऑप्शन डी है सन 1960 से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार सन 1948 में औद्योगिक नीति के वक्तव्य से की गई थी। आइए इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। इसमें है कि 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता रहा है, ऑप्शन बी है बढ़ता रहा है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहा है और ऑप्शन डी है प्रभावित नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आंसर बताने से पहले मैं ये बता दूं कि पूंजी उत्पाद अनुपात होता क्या है। फ्रेंड्स, पूंजी उत्पाद अनुपात जो होता है, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करता हूं, पूंजी उत्पाद अनुपात किसे कहते हैं? तो उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, जो कि निरंतर बढ़ता रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है, कौन सा उद्योग है? ऑप्शन ए है सूती कपड़ा, ऑप्शन बी है ऊनी कपड़ा, ऑप्शन सी है लोहा और इस्पात और ऑप्शन डी है कागज। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए सही है, सूती कपड़ा उद्योग। फ्रेंड्स, कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14% सकल घरेलू उत्पाद है और देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक,
ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप सही देंगे। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब आइए इससे संबंधित कुछ और तथ्यों की जानकारी हम लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। कि यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीय रूप है तथा देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 2 जून 1806 को, कब, 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। सन 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास 1843 तथा बैंक ऑफ बम्बई 1840 के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत 1 जुलाई 1955 को इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित पद्धति को अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित पद्धति को अपनाता है। ऑप्शन ए है न्यूनतम कोष पद्धति, ऑप्शन बी है 100% कोष पद्धति, ऑप्शन सी है अनुपातिक कोष पद्धति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक जो है नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष पद्धति को अपनाता है। अब आइए इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से निकल कर आएंगे। यहाँ पर है कि वर्ष 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। कब? 1956 में, जिसके अंतर्गत 515 करोड़ रुपए के विदेशी कोष, जिसमें 115 करोड़ रुपए स्वर्ण तथा 400 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति में रखना आवश्यक था। 31 अक्टूबर 1957 के बाद आरबीआई एक्ट को संशोधन के अनुसार इसे घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें से 115 करोड़ रुपए सोने के सिक्के तथा 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी के रूप में रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है। भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है नेपानगर में, ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है नासिक में। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस जो है ये स्थित है नासिक में। अब इसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, कौन कौन सी? डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बांडों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंबंध का अभिप्राय है। सहसंबंध का अभिप्राय है, ऑप्शन ए है चरों में कारण व परिणाम संबंध होना, चरों में साथ साथ परिवर्तन होना, चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें सहसंबंध का अभिप्राय है चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव, ऑप्शन ए है शून्य होता है, ऑप्शन बी है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी है धनात्मक होता है, ये सभी असत्य है। तो सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थों के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है कि बाकी ये सभी असत्य है। तो फ्रेंड्स, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थों के लिए जो आय प्रभाव होता है वह धनात्मक होता है। क्या होता है? वह धनात्मक होता है। देखिए, यदि कोई उपभोक्ता आय के बढ़ने पर
किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है तो वह वस्तु उपभोक्ता की दृष्टि से सामान्य वस्तु कही जाएगी। अर्थात सामान्य वस्तु के संबंध में आयजन्य आय प्रभाव धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल एवं वालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। कह रहा है कि मार्शल एवं वालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। ऑप्शन ए है, मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसे अस्थिर संतुलन बताते हैं। ऑप्शन बी है, मार्शल एवं वालरस ने अलग अलग आधारों पर विश्लेषण किया। ऑप्शन सी है, मार्शल के विश्लेषण वैज्ञानिक हैं एवं वालरस का अवैज्ञानिक। ऑप्शन डी है, वालरस का विश्लेषण वैज्ञानिक है एवं मार्शल का अवैज्ञानिक। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, मार्शल जो है जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसी को अस्थिर संतुलन बताते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है मार्शल हैं, ऑप्शन बी है किन्स, ऑप्शन सी है एलन और ऑप्शन डी है सैमुअल्सन। बताइए उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक किसने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये ऑप्शन डी सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने जो है उद्घाटित अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता। कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी। ऑप्शन ए है अधिकतम होगी, ऑप्शन बी है घटती हुई दर से बढ़ेगी, ऑप्शन सी है घट जाएगी और ऑप्शन डी है स्थिर रहेगी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। अब आइए इस फैक्ट को हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये कुल उपयोगिता का वक्र है, ये कुल उपयोगिता है और ये नीचे देखिए ये सीमांत उपयोगिता है। एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी। तो अब यहाँ पर देखिए ये सबसे अधिकतम है। जब यहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है तो वहीं पर देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता यहाँ पर क्या है, शून्य है। तो फ्रेंड्स, यही पूछ रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी। तो कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होगी। तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होगी। और इस स्तर के बाद कुल जो है अधिकतम कुल उपयोगिता के स्तर के बाद भी उत्पादन जारी रहता है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो यहाँ सीमांत उपयोगिता नीचे जाने लगती है, अर्थात यह ऋणात्मक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है या कथन है। किसने कहा था कि जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है वह नई बोतल में रखी पुरानी शराब है। किसने कहा था। ऑप्शन ए है मार्शल ने कहा था, कि हिक्स ने कहा था, कि रॉबर्टसन ने कहा था, कि सैमुअल्सन ने कहा था। किसने कहा था। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है रॉबर्टसन का है। किसका है। रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन ने कहा था कि उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है। देखिए, तटस्थता विश्लेषण के बारे में यह आलोचना की जाती है कि यह कोई आधारभूत नवीनता लिए हुए नहीं है। पुराने विचारों को केवल नए शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है। पुरानी शराब नई बोतल में भर दी गई है। जैसे उपयोगिता के स्थान पर अधिमान क्रम, सीमांत उपयोगिता के स्थान पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता, इसमें प्रश्न रिपीट हो गया है। इसमें
ये नहीं रहेगा, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग नीचे से। जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन ए है कि औसत उपयोगिता के बराबर होगी, औसत उपयोगिता से अधिक होगी, औसत उपयोगिता से कम होगी, कि दोनों में से कोई संबंध नहीं होगा। जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता जो है, ऑप्शन ए है कि औसत उपयोगिता के बराबर होगी, औसत उपयोगिता से अधिक होगी, औसत उपयोगिता से कम होगी, या दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता जो है वह औसत उपयोगिता से कम होगी। अब आइए इसको जो है इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर कलम की इकाइयाँ दी गई है। प्रथम कलम की इकाई का उपभोग किया जा रहा है तो उपयोगिता प्राप्त हो रही है 8, और यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या है 8 ही है, और औसत उपयोगिता भी क्या है 8 है, सीमांत उपयोगिता भी 8 ही है, क्योंकि यहाँ पर पहली इकाई का उपभोग किया जा रहा है। जब दूसरी इकाई का उपभोग किया जा रहा है तो जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है वैसे वैसे कुल उपयोगिता घटने लगती है, क्योंकि प्रत्येक अगली उपभोग की जाने वाली इकाई से उपयोगिता कम प्राप्त होती है। तो दूसरी इकाई से उपयोगिता घट जाएगी, कितना प्राप्त होगा 5। अब यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या होगी, पहली इकाई से 8 मिला था, दूसरी इकाई से 5, कुल कितना हो गया 13 हो गया। अब औसत उपयोगिता क्या है, औसत उपयोगिता जो होती है जो कुल उपयोगिता होती है और जितनी इकाइयां हैं उसमें भाग दिया जाता है। तो कितनी इकाई है, 2 इकाई है, दो, ये जो है दूसरी इकाई इसकी उपभोग की जा रही है, तो दो कलम हो गया। तो इसका औसत उपयोगिता क्या होगी, 13 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो 6.5 आएगा। और सीमांत उपयोगिता क्या हुई, सीमांत उपयोगिता जो होती है, जो कुल उपयोगिता में से जो अगली अगली इकाई का उपभोग किया जाता है तो उसको जो माइनस कर दिया जाता है तब आता है। जैसे इसमें देखिए 13 था कुल उपयोगिता, और इस 13 में से जो पहली इकाई उसको माइनस कर देंगे, तब यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ये सीमांत उपयोगिता 5 होगी, सीमांत उपयोगिता 5 होगी। उसी तरह तीसरी इकाई से उपयोगिता प्राप्त हो रही 1। अब यहाँ पर कुल उपयोगिता कितनी हो गई, अगली इकाई था 13, तो 13 + 1 = 14 हो गया। अब यहाँ पर तीन कलम हो गई, तो 14 में 3 का भाग देंगे तो 4.6 आएगा। अब यहाँ क्या हुआ, सीमांत उपयोगिता क्या हुई, तो 14 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही, 1 प्राप्त हो रही है। अब उसी तरह यहाँ पर चौथी इकाई से देखिए 0 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो कुल उपयोगिता कितनी है, 14 + 0 = 14 है। अब यहाँ पर 4 इकाई हो गई, 4 कलम हो गया, तो 14 में 4 का भाग देंगे तो औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, तो 3.5 आएगा। अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या है, 14 - 14 = 0। और यहाँ पर देखिए उसी तरह औसत, इस वाले औसत उपयोगिता कितनी है 2.6। तो यहाँ पर देखिए जब औसत उपयोगिता घट रही है 8 से 6.5, 4.6, 3.5, तो यहाँ पर जो ये सीमांत उपयोगिता है यह इससे तेजी से घट रही है, औसत उपयोगिता से ज़्यादा तेजी से घट रही है, क्योंकि यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 6.5 हुआ। अब यहाँ पर कितना अंतर हुआ, 2.5 का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 से 5 3 का अंतर हुआ। यहाँ पर देखिए 6.5 से 4.6 में कितना अंतर है, और यहाँ पर देखिए 5 से 1 पर आ गया है, मतलब यह तेजी से घट रहा है। जब औसत उपयोगिता जब घटती है तो सीमांत उपयोगिता जो है और तेजी से घटती है। तो यह कथन सही है कि जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से कम होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, ये बताता है, उत्पादन संभावना वक्र बताता है। क्या बताता है, ऑप्शन ए है कि वस्तुओं के उत्पादन संयोग को जो उपलब्ध साधनों से संभव है। ऑप्शन बी है वस्तुओं के उत्पादन संयोग को जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सी है वक्र के बाहर विकास दर होती है, और डी है उपयुक्त से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, उत्पादन संभावना वक्र जो है वह वस्तुओं के उत्पादन संयोग को जो उपलब्ध साधनों से संभव है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के साधन का अधिकतम कुशलता से प्रयोग करके दो वस्तुओं के कौन कौन से विविध वैकल्पिक संयोगों का उत्पादन कर सकता है। फिर से रिपीट करें इसको, करें उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से, किससे, उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग करके दो वस्तुओं के कौन कौन से विविध वैकल्पिक संयोग का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालरस का सामान्य संतुलन का मॉडल था।
वालरस का सामान्य स्वतंत्रता का मॉडल क्या था? एक स्थैतिक मॉडल था, एक गत्यात्मक मॉडल था, एक तुलनात्मक स्थैतिक मॉडल था, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सही